वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब एक जादुई कमाई की छड़ी की बात करते हैं। हम अक्सर आपको कहते रहते हैं कि आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जब निवेश की बात आती तो सोचते हैं कि जब मेरे पास मोटा पैसा होगा तब मैं जो है निवेश की शुरुआत करूंगा या करूंगी। लेकिन अब हमने देखा है किस तरह से एक SIP आपको जादू की छड़ी मिल गई है जिसके जरिए आप छोटी छोटी मात्रा में ही सही लेकिन निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उस छोटी छोटी मात्रा में अब एक और छोटा धमाका जो आपको बड़ा मुनाफा करके देगा। 250 रुपए की SIP और इसका प्रपोजल जो है वो सेबी के पास है और फिलहाल इस पर मंथन हो रहा है। तो 250 रुपए की SIP आपके लिए कितने काम की होगी? इसके साथ साथ कुछ फंड्स में जहां 100 रुपए की SIP ऑलरेडी चल रही है वो कितना फायदे की बात है, इन सब पर आइए हम विस्तार से बात करते हैं। और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हेमंत उस्सेगी CEO वाइस इन्वेस्ट और साथ ही मुकेश सिंगल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो हेमंत सर, जैसा कि हम इसको बोल भी रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका या मैं कहूंगी बड़ा मुनाफा, ठीक है। अच्छी सोच है, 250 रुपए की SIP से आप शुरुआत करें। मेरे ख्याल से जरूरी भी था कि जितना हो सके छोटी राशि से ही ले लेकिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत दी जाए। लेकिन 100 रुपए की तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, उसके बाद 250 रुपए की SIP पर मंथ है। देखिए, सबसे पहले कहूँगा कविता के हमने देखा है कि पिछले काफी सालों में जिस तरीके से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो प्रूवन है कि SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका, स्पेशली जब आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो। तो आई थिंक ये एस्टैब्लिश हो गया। हमारी जो SIP बुक है वो 17,000 करोड़ के ऊपर निकल गई है। तो ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। मुझे लगता है उसी में एक नई कड़ी है कि जो प्रपोजल है कि 250 रुपए की SIP कर दे। देखिए, आई थिंक उसका रीजन एक ही हो सकता है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ फंड है ऑलरेडी जो 100 रुपए की SIP कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कई फिनटेक्स भी हैं जो आपको 100 रुपए की SIP अलाउ करते हैं करने के लिए, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट आई थिंक ऐसा कोई इंडस्ट्री वाइज कोई डिसीजन नहीं है कि इतना होना ही चाहिए। तो आई थिंक जब सेबी ने इसको इनिशिएट किया, सारी इंडस्ट्री जब बैठ के बात करेगी तो फिर मुझे लगता है कि अभी जो कुछ फंड्स हैं वो सारे के सारे फंड हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन मिलती है ज्यादा। 100 रुपए की SIP वहां तक जाना ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन है। मे बी इंडस्ट्री वहां लेवल तक इस समय पे नहीं जाना चाहे क्योंकि कई सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं वहां पे। तो 250 रुपए आई थिंक पर्पज मुझे लगता है वही है कि इसको अगर आप ऑफिशियल बनाएंगे तो फिर पूरी इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देगी। ये बात सही है, जैसा आपने भी कहा कि 100 रुपए की SIP कुछ फंड ऑलरेडी दे रहे हैं। बट आई थिंक इंडस्ट्री लेवल पे होगा तो बेहतर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को कितना ये पहुंच पाएगा उनको उसका फायदा। आपकी स्क्रीन पर हम अनुमानित रिटर्न भी यहाँ पर बता रहे हैं, कितने साल में आप बनेंगे करोड़पति, कितने साल में आप बनेंगे लखपति। इसकी एनालिसिस मैं बाद में करती हूँ। लेकिन मुकेश, अब ये बताइए, 250 रुपए की SIP का प्रस्ताव ही अगर मैं लेकर चलूं, सारे फंड हाउसेस की जो कोशिश है वो B30 छोटे मझोले शेयरों की ओर बढ़ने की ओर है। डिजिटली हमने देखा कि ये काम काफी हद तक किया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एक क्लिक पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एक क्लिक में आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इतनी छोटी राशि की SIP करने का अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये और कितना पार्टिसिपेशन के लिहाज से, भागीदारी के लिहाज से और निवेश में लोगों को लाने के लिहाज से मददगार साबित होगा। देखिए कविता जी, ये अगर मैं बात करूं, ये जो छोटा पैकेट म्यूचुअल फंड का अगर माने जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आज के दिन देखिए स्टॉक मार्केट इतना बढ़ रहा है, इतना रिटर्न दे रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स से 1979 जो 100 रुपए में स्टार्ट हुआ था 70,000 हो रहा है, उसने 16% प्लस रिटर्न पर एनम दिया है। बट सवाल ये आता है कि क्या इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया? अगर मेरे से पूछेंगे तो बहुत कम इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक आंकड़ा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंडिया में जो टोटल पैन कार्ड होल्डर्स हैं वो 70 करोड़ है और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ 4 करोड़ है। विच मीन्स जो कि वैलिड इन्वेस्टर्स है, एलिजिबल इन्वेस्टर्स है, उसमें से सिर्फ 6% लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट किया है। और अगर यही आंकड़ा हम यूएस का देखें तो यूएस में ये आंकड़ा 52% का है। बहुत बड़ा गैप है। एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस इतनी
पैसा वाला देश है उसका ये भी है क्योंकि वहां लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो बहुत जरूरी है कि मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़े, लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये जो डिसीजन है 250 रुपए की एसआईपी का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ये ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन है और इससे जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उतना अच्छा हो। सर 250 रुपए की एसआईपी की शुरुआत अगर हो भी जाए तब भी हेमंत जी कुछ गणित पेश कीजिए, कितने साल लग जाएंगे अगर इसी राशि की आप एसआईपी करते रहें और आपको बनना है करोड़पति? क्योंकि आप दोनों जानते हैं जिस तरह के सवाल हमें शो पर भी आते हैं, हर किसी के लक्ष्य करोड़ों से कम के होते ही नहीं है। अच्छी बात है कि लोगों ने अपने अपने लक्ष्यों को अवधि दे दी है, एक टारगेट दे दिया है, लेकिन अगर 250 रुपए की एसआईपी करेंगे या मान लीजिए 100 रुपए की ही एसआईपी करेंगे तब तो उम्र निकल जाएगी। हेमंत जी देखिए कविता, कितने साल में आप करोड़पति बनेंगे, ऑब्वियसली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कितनी रिटर्न अज्यूम करके चलते हैं, राइट। अगर जब हम इतने लंबे समय की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रिटर्न कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आप क्योंकि आप उसको समझना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और कितना समय है, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चलेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो। हालांकि मेरा ये मानना है कि जब बहुत लंबे साल 20, 25, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करके चलूं, 250 रुपए की एसआईपी से बेसिकली 50 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी करीब 1.5 लाख होगी और आपकी जो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो करीब 1 करोड़ होगा। उसी के लिए अगर हम 50 लाख की रकम को देखें, कहाँ कितना समय लगेगा, तो करीब 44 ईयर्स लगेंगे हमको, और 25 लाख अगर देखना है तो करीब 39 ईयर्स हमको लगेंगे 12% के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, जब आप 50 साल 44 ईयर्स की बात करें तो रिटर्न उससे कहीं ज्यादा होगा। बट क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो करीब 50 साल लगेंगे 1 करोड़ तक। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, कविता यहाँ पे ऐड करूंगा, हमने बात की 250 रुपए की, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैं 250 रुपए से शुरू करूंगा तो मैं 250 रुपए पे ही खत्म करूंगा। ऐसा नहीं है। आई थिंक जब आप रकम को छोटी करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, जो डर होता है लोगों का इक्विटी जैसी एसेट क्लास से वो निकलता है, आपके सेविंग में एक डिसिप्लिन आता है। जब आपके सेविंग में डिसिप्लिन आ गया, आपने देखा किस तरीके से इक्विटी काम करती है, तो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो या कोई भी निवेशक हो, ओवर ए लॉन्गर पीरियड आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है एसआईपी से, वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये शुरुआत के लिए अगर मुझे किसी का डर निकालना है तो मैं कहूंगा ठीक है, आप छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। हो सकता है उनकी कैपेसिटी इतनी हो, ये भी बात सही है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी डेफिनेटली हम देखेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये हमने एक कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया है, बट इतने लंबे समय में डेफिनेटली इससे बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मुकेश, शायद आप भी इस पर तवज्जो देना चाहे कि स्टेप अप एसआईपी, भले ही आपको शुरुआत 250 रुपए से करनी है, आप इक्विटी मार्केट से परिचित नहीं है, आपको समझना है ये मार्केट कैसे कामकाज करता है, इसीलिए छोटी राशि से आप शुरू करें। लेकिन जरूरी है आप शुरुआत करेंगे, लंबे समय तक रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा, जो कि हम कहते हैं अपने आप में एक जादू है। लेकिन वो जादू तब काम में ज्यादा आएगा जब अपनी निवेश राशि को आप बढ़ाएंगे, और ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ाए, जब भी मुमकिन हो, लेकिन स्टेप अप करना अपनी एसआईपी को बहुत ज्यादा जरूरी है। मुकेश, आप शायद हेमंत सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहें और इस बात पर भी तवज्जो देना चाहें कि स्टेप अप एसआईपी को करना, अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाना कितना जरूरी होगा और इसके फायदे। देखिए कविता जी, मैं हेमंत जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, और उसमें अगर हम ऐड करें, देखिए एसआईपी जो है एक बहुत पावरफुल टूल है कंपाउंडिंग का, और जहां तक मेरे को लगता है कि इंडिया में एसआईपी काफी पॉपुलर भी हुआ है, और ये हमारे अभी जो मंथली आंकड़े आ रहे हैं 17,000 करोड़ इस समय एसआईपी चल रही है, तो इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि एसआईपी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, उससे डिसिप्लिन आता है इन्वेस्टमेंट्स में। एक मेरे को लगता है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल टूल है, जो इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा भी पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, वो स्टेप अप एसआईपी है। ये जो स्टेप अप एसआईपी है, ये एक डबल इंजन कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है आपके पोर्टफोलियो को। जिस रेट से आप जा रहे हैं वो आपकी ग्रोथ को डबल कर देता है।
और अगर इसको इन्वेस्टर्स फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से उनके पोर्टफोलियो में जो उनके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। एक कविता में इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहूंगा। हम देखते हैं जो इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे होते हैं वो कई बार अपनी एसआईपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो उसका कारण है इंस्टाग्राम, अमेजॉन, सोशल मीडिया। आज के दिन लोग अपने खर्चे उनके बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो इनकम बढ़ रही होती है बट उससे तेजी से उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उन्होंने बताया कि जो इंडिया का सेविंग रेट है फाइनेंशियल एसेट्स में दैट हैज फॉलन टू 25 इयर्स लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कर देते हो बट वो डिसिप्लिन बनाना कि हर साल आप थोड़ा सा स्टेप अप कर लें, भले ही आप 5% करें, 10% करें, बट उसका कंपाउंडिंग के थ्रू जो फाइनल वैल्यू में इंपैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो मेरे को लगता है कि स्टेप अप एसआईपी के बारे में भी अगर इन्वेस्टर थोड़े से अवेयर हो जाएं और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाएं तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और इस काम को पूरा करने के लिए या उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप और हम लगे हुए हैं। चलिए इस चर्चा को फिलहाल मैं यहीं रोकना चाहती हूं और दर्शकों को भी शो में जोड़ना चाहती हूं, लेकिन सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक और जरूरी जानकारी, आप अपने सवाल कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है हमारा जहां पर आपके पूरे पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। अगर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो क्यों ना अपने सवालों का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। आपकी वीडियो हम दिखाएंगे टीवी पर और हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल के जवाब भी देंगे। यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हमें लाइव देखें और प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं और देखिए फेसबुक और एक्स पर भी हम लाइव हैं और यहाँ पर भी अपने सवाल भेजिए। हमारे शो भी देख सकते हैं, आपके सभी सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों को शो में शामिल करते हैं। सर्वोत्तम शेट्टी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें भेजा। डिटेल्स मेरे पास हैं। बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए आपको राशि इकट्ठा करनी है। HDFC लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप है। लमसम निवेश है 1 लाख का और निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप है, उसमें भी आपने लमसम निवेश किया है। टाटा का मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आपने निवेश कर रखा है। एसआईपी आप कर रहे हैं SBI फोकस, UTI फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप में और 12 साल में 80 लाख और 2021 से ही आप शुरू कर रहे हैं। ओके सर, वही मुझे कितना स्टेप अप करना है वो इसकी वजह से पूछना चाहता था। ये फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हैं, आपको समझना है कि क्या इसी कैटेगरी के दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाएं, है ना? हाँ वही उसके बारे में पूछा था। SBI क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है वही पूछना था मुझे। ठीक है, फोकस इक्विटी फंड सभी में तो आपने 1 साल पहले 2021 से ही शुरू किया है ना? हाँ 2021 से किया था मैंने। ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका? हाँ जी यस। थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए वैसे, लेकिन चलिए गाइड करेंगे आपको। मुकेश के पास आपका सवाल है, मुकेश बताएं। देखिए, अगर हम सर्वोत्तम जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड प्लानिंग की बात करते हैं, फिर इनके स्कीम्स और पोर्टफोलियो की बात करेंगे। इनको 80 लाख चाहिए 12 साल में और ये SIP ऑलरेडी कर रहे हैं 11,000 की। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये अपनी SIP 11,000 से 13,000 कर ले, 2,000 से बढ़ा ले तो ये गोल पूरे हो जाएंगे। और अगर अभी तुरंत भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा आप स्टेप अप SIP भी कर लेंगे तो गोल पूरा हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं गोल में प्रॉब्लम है। अब अगर हम स्कीम्स की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में अच्छी स्कीम्स भी हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड ये अच्छे हैं। जहां पे SIP चल रही है वहां पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा इनको सुझाव ये होगा कि जो इनकी SIP चल रही है SBI फोकस फंड और UTI फ्लेक्सी कैप, उसमें ये स्टॉप कर सकते हैं। UTI फ्लेक्सी कैप काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और SBI फोकस की भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इसके बदले ये देख सकते हैं UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड, तो इसमें ये देख सकते हैं। अगर इनके हम और फंड्स की बात करें कि इनके पास HDFC लार्ज एंड मिड कैप ऑलरेडी है जो कि एक बेहतरीन फंड, और HDFC मिड कैप में ये SIP कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा फंड है। और 2 फंड की जरूरत नहीं है, तो आप जो SIP HDFC मिड कैप में कर रहे हैं वो आप स्टॉप कर सकते हैं
और वो आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसका एयूम बहुत बड़ा हो गया है, 40,000 करोड़ प्लस हो गया, और जब आपका एयूम इतना बड़ा हो जाता है तो मिड कैप स्पेस में डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लें। और इसके अलावा जो आप एसआईपी कर रहे हैं, जैसे आप कुछ फंड्स में ज्यादा अमाउंट कर रहे होते हैं, जैसे 5-5 हजार की एक एसआईपी और एक में 1,000 कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा तीनों में बराबर अमाउंट की एसआईपी करें ताकि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। तो थोड़े से चेंजेस हैं, ये कर लीजिए और आपके गोल पूरे हो जाए। शेट्टी साहब, कोई सवाल पूछना है मुकेश से? नहीं, एचडीएफसी मिड कैप की जगह जो एसआईपी है 1,000 उसकी जगह एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप करना है क्या? मुकेश, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप जो आपके पास ऑलरेडी ऑफर है आपके पास। हाँ वो लमसम में जी, हाँ उसी में कर लीजिए। ऑल द बेस्ट शेट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं, अशोक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं राजस्थान से। नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा, बताइए। जीवन मैं करीबन 3 से 5 लाख का मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के लिए, और मुझे अभी ज्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि जरूरत है, मैंने अभी अकाउंट शुरू किया है और थोड़ा बहुत परचेज कर रहा हूँ थोड़ा महीने भर से। तो अब मैं चाहता हूँ 3 से 5 लाख का मुझे वन टाइम इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में किस में डालना चाहिए? डायरेक्ट करना चाहिए? डायरेक्ट और 2 टाइप के जो फंड मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो उसमें से बताया कि एक तो डायरेक्ट होता है और एक तो दूसरा होता है। तो डायरेक्ट करना चाहिए या जो जनरल है वो करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में आप शुरुआत पहली बार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या आप इक्विटी बाजार को समझते हैं कि उसमें भी आप नए ही हैं? थोड़ा बहुत महीने भर से मैंने चालू किया, जरूरत है। अच्छा, महीने 15 दिन से आपने जरूरत, जब से खाता खोला तब से आपने इक्विटी बाजार को ट्रैक करना शुरू किया, ठीक है। आपने सवाल भेजा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके सवाल के जरिए बहुत दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अशोक जी, एक जो मेरी दरख्वास्त होगी आपके लिए वो ये है कि आप थोड़ा सा पढ़िए बाजार के बारे में, ताकि आपकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो। हम आपको सलाह तो दे देंगे, लेकिन उस सलाह में भी कैसे, कहां पर आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बाजार कैसे रिएक्ट करता है, इसकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई आपको जारी रखनी चाहिए। अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। हेमंत सर, आपके पास होगा इनका सवाल, बताइए। जी बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर इन्होंने कहा कि नए निवेशक हैं, 20 से 30 साल का समय है, तो काफी लंबा समय है। तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और शायद वहां करना भी चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट क्या है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए किस तरह से इक्विटी एज एन एसेट क्लास बिहेव करती है, किस तरह से पोर्टफोलियो में बदलाव होते हैं, किस तरह की फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर डिप्लॉय करते हैं। तो आई थिंक उससे काफी कुछ एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो देखने को, सीखने को मिलता है आपको। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 20 से 30 साल मतलब बहुत ही लंबा कह सकते हैं गैप है बीच में। थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना आपका समय है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब करीब आप 20 साल में 1 करोड़ का अगर आप कॉर्पस बनाएंगे तो 10 साल में वो कॉर्पस काफी बड़ा बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि टारगेट की में क्लैरिटी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना है वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप। इक्विटी में इंपॉर्टेंट है तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सही तरीके का एक्सपोजर आपको मिले। तो सही तरीके का मतलब ये है थोड़ा सा बायस जो है लार्ज कैप में रहे और बाकी मिड और स्मॉल में रहे, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनको लमसम भी डालना है और एसआईपी भी डालनी है। तो 3 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% एक्सपोजर रहता है। फिर मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे वो 3,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मल्टी कैप में 4,000। और उसके अलावा जो है तीसरा फंड जो रखेंगे वो एक फ्लेक्सी कैप रखेंगे, और आप पर एक फ्लेक्सी कैप जिसमें 48% के करीब लार्ज कैप है और करीब 16-17% पैसा जो है वो यूएस स्टॉक में भी जाता है, वहां पे आप 3,000 करेंगे। इन्हीं तीनों फंड में आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको मुझे लगता है कि आपको स्टैगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो तो इन एनी केस आपको जो एवरेजिंग का फायदा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये 3 फंड ध्यान रखिए, शुरुआत आप कर रहे हैं 3 फंड से, आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से, फंड से नहीं है। इनकी मॉनिटरिंग आपको करनी होगी ओवर ए पीरियड टाइम। आपने सवाल पूछा कि आप डायरेक्ट करें या रेगुलर में करें। ऑब्वियसली डायरेक्ट में कॉस्ट थोड़ी कम होगी आपकी, लेकिन आपको पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग खुद करना होगा, सिलेक्शन खुद करना होगा। अगर आपको लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कॉन्फिडेंट है तो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है सलाह लेके करेंगे तो थोड़ा बेहतर है।
चलिए झटपट मुझे अगले दर्शक की ओर बढ़ना होगा। सुधांशु मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुधांशु नमस्कार। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, ईबीएसएल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है, मिराई का मल्टी कैप फंड है आपके पास, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड और लार्ज कैप फंड निप्पॉन इंडिया का। सर यही है फंड आपके पास? जी नहीं मैम, एक्चुअली में ये मेरी मदर वाला सवाल था। मेरे फंड दूसरे थे, वो अभी शायद किसी ने पढ़े नहीं है उसमें नीचे। तो मेरे ख्याल से आपने दो अलग अलग समय पर वो सवाल भेजे होंगे। तो अभी तो हमने हाँ अभी तो हमने यही वाला पोर्टफोलियो लिया है आपकी मदर का। आपका जो सवाल है आप वापस से भेज दीजिएगा, हम ले लेंगे वैसे। तो चलिए, आपकी मदर ने इनमें लगाए हैं तो वो कितना रुकना चाहती हैं? मतलब क्या उम्र है उनकी, क्या रिस्क प्रोफाइल क्या होगी? मदर की उम्र तो 75 है और वो हमारे फादर के समय के कुछ फंड हैं इसमें से, वो फादर के समय से भी चल रहे हैं। तो उनको चाहिए कुछ पैसे इसमें से, इस पोर्टफोलियो में? नहीं मैम, निकालने कुछ नहीं है। तो कोई भी नहीं मतलब निकालना ओवरऑल है। इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच चलेगी आपको? जी जी ठीक है। चलिए ये सवाल मुकेश आप ही के पास है। थैंक यू कविता। जैसे सुधांशु ने बताया उनकी मदर 75 ईयर्स है, उनके लिए ये पोर्टफोलियो है, सारे फंड्स इक्विटी फंड्स है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो पैसा है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, कंफर्टेबल है कि टाइम होराइजन 5 से 7 साल के ऊपर का है, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में इक्विटी सेफ रहता है। और अगर ये कंफर्टेबल नहीं है इतने लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर शायद ये अपना पोर्टफोलियो मेलो डाउन कर लेंगे तो बेटर होगा। पर अगर हम ये मान के चलते हैं इक्विटी फंड्स के लिए कंफर्टेबल है ये, तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो ज्यादातर पोर्टफोलियो ठीक है। इसमें 2-3 बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो इनके पास 3 स्कीम्स निप्पॉन की है। नॉर्मली आपको एक से ज्यादा स्कीम सेम फंड हाउस की नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो उसकी ज्यादातर सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही होती है, और अच्छी चल रही तो सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म चल रही होती है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ही है तो आप इंस्टीट्यूशन लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी कीजिए। तो जरूरी है कि निप्पॉन की जो स्कीम्स हैं वो कम करें। तो जो इनकी एसआईपी चल रही है इसमें मैं सजेस्ट करूंगा ये 2 फंड्स में एसआईपी बंद कर दें, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड और कैनरा रेबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड। लेटली कैनरा रेबोको के फंड्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं तो ये उसमें स्टॉप कर सकते हैं। इनके बदले में सजेस्ट करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है और आने वाले टाइम में अगले साल मेरे को लगता है कि लार्ज कैप बेटर करेंगे। और दूसरा फंड एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा। एक और बात मैं इनको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने एक सेक्टर फंड उठाया हुआ है जो कि आदित्य बिरला सनलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। फिलहाल तो ये फंड सही चल रहा है, क्योंकि हमें लगता है आने वाले टाइम में बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां से रिटर्न अच्छा निकलना चाहिए, वैल्यूएशन भी अच्छी है, बैंक की बैलेंस शीट भी अच्छी है, तो ये होल्ड कर सकते हैं। पर जब आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर आप डाइवर्सिफाइड फंड करें जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ में टाइमिंग कर रहा होता है। तो ये थोड़े से चेंजेस है जो इन्वेस्टर कर सकता है। चलिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है। सुधांशु जी उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगर नहीं तो ये शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आज का शो आपको जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका और मुकेश आपका, समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। और मैं जाते जाते दर्शकों को छोड़ जाती हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर हम लाइव भी होते हैं और हमारे शोज भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं और आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं लाइव। नमस्कार।